हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जनरल स्टडी एमसीक्यू का जो ये सीरीज है उसके तहत आज हम दो सब्जेक्ट पे बात करेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में चूँकि पिछले वीडियो में भी हमने ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो विशेषकर बंगाल, मैसूर और पंजाब से संबंधित है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उस पर बात किए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और भी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उससे हम बात करेंगे। जबकि ज्योग्राफी में हम विश्व के भूगोल के तहत विश्व में जितनी झीलें हैं, जितने लेक्स हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इस दोनों टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर कोई परीक्षा में आएगा तो आप उसको करने के बेहतर स्थिति में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले हिस्ट्री के तहत जो पहला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गुरु अंगदेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने ही लिखी थी। इससे रिलेटेड अगर और भी जानकारी जैसे हमें देखना है तो गुरु जो सिख परंपरा है उससे संबंधित 10 गुरु हुए टोटल, जिसमें जिनका क्रम ये है, गुरु नानक देव हो गए, उसके बाद से गुरु अंगदेव हो गए, उसके बाद गुरु अमरदास है, इस तरीके से, और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी। गुरु अर्जुन देव से संबंधित और जानकारी ये है कि गुरु अर्जुन देव जो इनका जन्म है ये 1563 में हुआ था। और ये जो गुरु अर्जुन देव थे इनके पिता गुरु रामदास थे। जो गुरु अर्जुन देव हैं इनके पिता गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे। जो इनकी माता थी उनका नाम था, इनकी माता का नाम था बीबी भानी। अगर आप देखें तो इनकी माता का नाम था बीबी भानी। और इनकी माता के जो पिताजी थे वो थे गुरु अमरदास। यानी गुरु अर्जुन देव जी के जो नाना थे वो गुरु सिख गुरु में तीसरे गुरु माने जाते हैं। और जो उनके पिता थे वो अर्जुन देव थे, जो गुरु रामदास थे जो चौथे गुरु माने जाते हैं। जबकि इनके जो पुत्र थे गुरु अर्जुन देव के वो हरगोविंद जी थे जो छठे गुरु हुए। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब जो जिसको हम आज स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। ये स्थापना की थी इन्होंने 1588 में, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। 1604 के आसपास ये जब आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर रहे थे, उस 6 में जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया था। और ये सिख परंपरा के पहले शहीद माने जाते हैं। पहले शहीद इन्हें ही कहा जाता है। और अगर इनकी किस दिन इनकी मृत्यु हुई तो 16 जून जो डेट है, इस दिन इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। तो गुरु अर्जुन देव से संबंधित ये सारी जानकारी है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिख जो सैन्य संप्रदाय है, ये जो खालसा पंथ, इसके प्रवर्तन मतलब इसका प्रवर्तन किसने किया था? ये देखिए इतने सारे परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है हरराम, हरिकिशन, गोविंद सिंह और तेग बहादुर। तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितने भी गुरु थे बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका क्रम। गुरु गोविंद सिंह ये देखिए 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की शुरुआत की थी, तो जो खालसा है ना, ये फारसी का एक खालिश शब्द से बना है। खालिश इसका मतलब होता है स्वच्छ, यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। तो जो जाति प्रथा थी उसको तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। खालसा एक तरीके का पंथ है, मतलब एक तरीके का आप समझ लीजिए कि पार्ट है सिख धर्म का। जो सिख रिलीजन है इसका एक पार्ट है खालसा। इसकी दीक्षा लेनी पड़ती है। इसकी जो दीक्षा लेते हैं, तो अगर लड़के दीक्षा लेते हैं तो उनका उपनाम सिंह, इनको कहा जाता है कि आप सिंह लगाएं। और जो लड़कियां होती हैं उनको कौर लगाने को बोला जाता है। इसलिए आप पंजाब में देखे होंगे बहुत लड़कों के नाम के आगे सिंह लगा होता है और लड़कियों के नाम के आगे कौर लगा होता है। इसके अलावा जो पुरुष होते हैं वो अगर कोई दीक्षा लेते हैं तो उनको अनिवार्य रूप से 5 ककार जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करना पड़ता है। ये 5 ककार कौन कौन सा याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो ये 5 ककार जो मैंडेटरी है, जैसे केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। ये जो कृपान एक
छोटा सा तलवार की तरह होता है वो साथ में। तो इतनी चीज़ें इनके धर्म में अनिवार्य बनाई गई अगर जिसने खालसा पंथ का वो दीक्षा ली है। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित है, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। तो इसका आंसर है, ये आंसर है 1, 2 और 3, यानी हैदराबाद, अवध और मैसूर ने वेलेस्ली के साथ जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। जिससे ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलेस्ली के साथ इतने लोगों ने सहायक संधि की थी। हैदराबाद ने किया था सबसे पहले, फिर मैसूर, फिर तंजौर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, ग्वालियर 1804 में। ठीक है, वेलेस्ली के समय में, और वेलेस्ली से संबंधित जानकारी ये है कि वेलेस्ली के समय में और भी सहायक जो काम हुए जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक तो सहायक संधि इन्होंने शुरू की, जो ये जिसके तहत ये सारे राज्यों को कैप्चर किया। इसके अलावा जो 4th मैसूर का युद्ध था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, वो इसी के समय हुई थी। इसके बाद जो सेकंड मराठा युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं, ये 1803 में हुआ था। ये भी वेलेस्ली के समय में हुआ था। और 1802 का जो बसीन की संधि थी या बेसिन की संधि बोलते हैं, ये जो ट्रीटी थी, ये भी वेलेस्ली के समय में हुआ था। तो वेलेस्ली से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ मिला लीजिए, ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं सिख गुरु का कार्यक्रम क्या है। गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, तो जितने लोग थे उसके तहत आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर जब भी आप लिखिएगा तो इसमें से जिन गुरुओं ने कुछ अगर स्पेशल काम किए, जैसे अर्जुन देव, इन्होंने वो हरमंदिर साहिब की स्थापना किया, आदि ग्रंथ की रचना किया, फिर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। ऐसे बना करके अगर एक एक पॉइंट भी लिखते जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके पकड़ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि, ये जो सुगौली है इसकी संधि 1816 में किसके बीच हुई थी, मतलब किसके बीच हुई थी। तो इसका ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। दरअसल इस समय जब सुगौली की संधि हुई थी, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं के समय में वो आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध हुआ था, वो इसी के समय जहाँ इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, दरअसल ये जो इससे संबंधित और जानकारी की बात करें तो 1814 में अब नेपाल के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ था। और 1816 में मतलब 2 साल के बाद जो वहाँ की राजशाही थी, गोरखा राजशाही थी, वहाँ पे गोरखा, आप समझते हो वहाँ पे एक रेस है, गोरखा जो राजशाही थी उन्होंने हार मान ली थी और अंग्रेज़ों के साथ अपनी संधि कर ली थी। जिसके तहत ये जो नेपाल है, जैसे हम सपोज कीजिए, एक सेकंड रुकिए, जैसे ये है, तो जो नेपाल है, ये पूरा डिस्कशन इसलिए है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी और जानकारी मिल जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में आसानी हो। जैसे ये सपोज कीजिए ये भारत है और भारत के पास ये जो नेपाल है ना, तो नेपाल का जो और भारत का पूर्वी हिस्सा जो बिहार वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो मिथिला वाला क्षेत्र है या फिर उत्तराखंड वाला क्षेत्र है या फिर सिक्किम वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। इसी को लेकर के तब से लेकर के ये भारत का हिस्सा है। उसके बाद अंग्रेज चले गए। आज भी अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि हमेशा नेपाल और इंडिया के बीच भूमि विवाद होता रहता है, खास करके उत्तराखंड में और जगहों पे। वो इसी संधि के तहत होता है। नेपाल के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संधि हुई थी, सुगौली की संधि, ये अंग्रेज़ों के समय में हुई थी और वो गलत तरीके से हुई थी, इसलिए ये क्षेत्र हमारा है। तो ये भारत और नेपाल के बीच कभी भी ये जो लैंड डिस्प्यूट का मामला है, बॉर्डर डिस्प्यूट का मामला है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे संबंधित सारी जानकारी थी। ठीक है, मतलब उसका हिस्ट्री पता होगा तो अच्छी बात रहेगी।
अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर वांडीवस में। तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हुई थी। देखिए श्रीरंगपट्टनम भारत के मैप पर, ये अपना प्यारा भारत। ये देखिए ये जो बेंगलुरु आज के डेट में जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, उस समय मैसूर राज्य के अंतर आता था, ठीक है। यहाँ पे ये जगह है, ये है श्रीरंगपट्टनम, ये है बेंगलोर, देखिए ऊपर में यहाँ पे बेंगलोर है, बेंगलोर किनारे पे नहीं है, बेंगलोर बीच में है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा था। और यहाँ मैसूरू है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये मैप में याद रहेगा तो चीज़ें याद रहेंगी। श्रीरंगपट्टनम में इसकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल कंपनी ने जो उस समय अंग्रेजी कंपनी ने चौथी बार हमला कर दिया था इस पे टीपू के राज्य पे। और उस समय जब कंपनी ने हमला किया था, जो हैदराबाद के निजाम थे उनके साथ मिलकर हमला किया था, और जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। और इसी लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान ने एक फेमस वो कोटेशन कहा था, जो बहुत फेमस है टीपू सुल्तान के संबंध में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गीदड़ की तरह ये 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आखिर ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे जो ठगी प्रथा थी, इसका ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, ठीक है, या रिपन। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो उनके समय में ही ये ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, यानी एबोलिशन हुआ था, इरेडिकेशन हुआ था, तो हटा दिया गया था। विलियम बेंटिक से संबंधित और भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि इनको पूछे जाते हैं। तो विलियम बेंटिक सबसे पहले तो ये 1828 से 35, 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके तहत बहुत सारे सुधार हुए, जिसमें नर बलि पर रोक लगाई गई, दासों की स्थिति में सुधार लाया गया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत किया गया, बाल हत्या पर रोक लगाई गई, प्रेस की स्वतंत्रता पे बल दिया गया। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता इसके बाद एक जो गवर्नर जनरल बने जिनका नाम था मेटकॉफ, आपने सुना होगा, मेटकॉफ के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरीके से लागू हुई। सती प्रथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत इन्हीं के समय में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से, आपको पता। और ठगों का दमन 1830 में हुआ था, जो क्वेश्चन पूछा है ठगी प्रथा, तो ये ईयर भी याद रखिएगा। ये नई शिक्षा नीति आई थी, इसमें लॉर्ड मैकाले ने जो एक शिक्षा नीति बनाई थी वो इन्हीं के समय में आया था 1835 में, ठीक है। तो इस शिक्षा नीति में जो मैकाले ने बनाया था, इसमें मुख्यतः क्या था, हालांकि इस पर आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका मुख्य जो इसमें सबसे मुख्य बात यह थी कि अंग्रेजी को, इंग्लिश को प्राथमिकता दे दी गई थी इसमें, कि जो हमारी उच्च शिक्षा होगी या साहित्य की शिक्षा होगी उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। और इसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर में, अगर मैं गलत नहीं हो तो, इंदौर के जो मेडिकल एजुकेशन है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हिंदी में पढ़ाई करने की बात की गई है कि वहाँ का जो मेडिकल की पढ़ाई होगी वो हिंदी में होगी। जो मेडिकल का टर्म है वो हम अंग्रेजी में रखेंगे, लेकिन पढ़ाई हिंदी में होगी। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। अगर इस पर अच्छे से काम किया गया तो ये जो एक मानसिकता है कि नहीं अंग्रेजी में ही सब कुछ हो सकता है, वो उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये करंट में था इसलिए मैंने बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वोड्यार जो शासक थे, ठीक है, वो कौन थे? वोड्यार शासक जो थे वो कौन थे? एक सेकेंड। तो ये मैसूर रियासत, त्रावणकोर, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं थे। इसका आंसर होगा ये मैसूर रियासत से संबंधित है वाडियार जो शासक थे। और मैसूर देखिए ये रहा मैसूर, ये वाला क्षेत्र है मैसूर, यहाँ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। इन्होंने मैसूर में 1399 जो इनका कार्यकाल था, अगर आप इसको ध्यान दें तो 1423 तक था, इसके बीच ये यहाँ पे शासक शासन किया करते थे। तो इससे संबंधित यही जानकारी है। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध इसमें से किसने किया था? अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सर्वाधिक विरोध इन सब में सबसे ज़्यादा मराठों ने किया था, क्योंकि मराठा शक्ति सबसे प्रबल शक्ति थी। ये देखिए 1760 में, ये तब की बात है क्योंकि 1761 आपको ध्यान होगा इसमें पानीपत की तीसरी युद्ध हो गई थी। तो इसके पश्चात 1761 के बाद से मराठा शक्ति लगातार मतलब कम होती गई, लेकिन 1760 में जब मराठा शक्ति सबसे सर्वोच्च पे थी
तो भारत के इतने हिस्से पे मराठाओं का राज्य हो गया था। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। मराठा से संबंधित अगर कुछ और जानकारी जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1775 से 82 के बीच में, जिसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, जैसे सूरत की संधि 1775 में और सालबाई की संधि 1882 में। जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 6 के बीच हुआ था, और इस समय एक इम्पॉर्टेंट जो संधि हुई थी 1802 में, इसको बेसिन या बसिन की संधि बोलते हैं। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वेलेस्ली, अभी हमने देखा, ठीक है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में पिंडारी जो उस समय डाकू हुआ करते थे उनका दमन किया था अंग्रेजों ने, और लॉर्ड हेस्टिंग माने जाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिपीट हो तो याद हो जाए, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इससे संबंधित ये जानकारी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संकलन किसने किया था? तो इसका संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने, जिसको हमने अभी कुछ देर पहले देखा था। ये देखिए, ये गुरु अर्जुन देव जी की तस्वीर है, जो तस्वीर अवेलेबल है। और ये आदि ग्रंथ, ये ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है ना, वहाँ से ली गई ये फ़ोटो है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये देखिए, ये संकलन किया हुआ था, ये गुरुमुखी में भाषा में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में हमने देखा क्या क्या जानकारी है। 1606 में जहांगीर ने इनकी मृत्यु करा दी थी। तो गुरु ग्रंथ ये इससे संबंधित है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जो ब्रिटिश क्या बोलते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली थी उसकी नींव पड़ी थी, ठीक है ना। किससे पड़ी थी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मैकाले का मिनट, 1882 में हंटर आयोग, या 1854 में वुड डिस्पैच से संबंधित है। तो इसका आंसर है 1835 में जो मैकाले का मिनट मतलब होता है एक स्मरण पत्र बोलिए, एक रिपोर्ट बोलिए, ठीक है ना। मिनट का मतलब होता है। तो ये इसके माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। ये लॉर्ड मैकाले की बहुत प्रसिद्ध चित्र है, आपको बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। ये थे लॉर्ड मैकाले जिन्होंने भारत में एक पहली बार शिक्षा नीति बनाई, जिसमें अंग्रेजी को मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया था उच्च शिक्षा का, ठीक है। और मतलब जो मैकाले थे, इनके बारे में कहा था ये भारतीय साहित्य को बहुत निम्न दर्जे का मानते थे। ये तुलना करके बोलते थे कि जो अंग्रेजी साहित्य है, मतलब इंग्लिश साहित्य है, वो लिटरेचर, वो जो हिंदी साहित्य उससे कई गुना उच्च है। तो ये इनका एक्चुअली मानना था कि एक उच्च वर्ग को, मतलब कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर एजुकेशन दे दिया जाए तो ये एजुकेशन छनते या नीचे फिल्टर होते होते नीचे, ठीक है ना, नीचे तक पहुंच जाएगा, मतलब निचले तबके तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसी थियरी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, ठीक है। तो किसने दिया था? ये लॉर्ड मैकाले दिया था। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य, पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो अगर एक बार पूछा जाए तो पूछे कि एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा का बढ़ावा देना, भारत का विकास करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी जो सिस्टम था, इसको सर्वोच्च साबित करना, ठीक है ना। और भारतीयों की नज़र में ये साबित करना कि जो अंग्रेजी रूल उनके ऊपर है वो सही है, वो उनका एक्चुअली में विकास कर रही है। और कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर लेना जो अंग्रेजी भाषा की समझ रखते हो और छोटे मोटे जो क्लर्क और ये सब जो काम अंग्रेजों के होते थे वो सारा काम कर सके, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या, मतलब सफलता के मुख्य कारण क्या क्या रहे हैं भारत में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ठीक है। तो इसका आंसर है ये उपयुक्त सभी। ये सारे कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में सफलता दिलाई। देखिए, ये जो अपना भारत है ना, प्यारा भारत, ये देखिए बहुत अच्छा, तो मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये जो अपना प्यारा भारत है ये इसलिए भी गुलाम रहा ना क्योंकि बहुत दिनों तक, खास करके 20वीं शताब्दी तक भारत में
जितने ये नॉर्थ से लेकर के साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये जितने लोग थे ना, ये सब एक भारत का ये जो कंसेप्ट था ना, ये नहीं था। जिसकी वजह से कुछ लोग अपने, जैसे कोई अगर यहाँ का राजा है तो ये अपने लिए लड़ रहा है, यहाँ का राजा ये अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा है, यहाँ का राजा अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहा है, और ये आपस में भी लड़ते थे। तो 20वीं शताब्दी के बाद ये खासकर जब रेलवे का विकास हो गया, फिर और डाक तार की व्यवस्था हो गई, कम्युनिकेशन बढ़ गए, तब जाके ये धीरे धीरे समझ में आया कि पूरा भारत हमारा है और इसके एक्चुअल जो दुश्मन है वो अंग्रेज हैं। और उसके बाद उसके बाद सब लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई शुरू की, तब जाके 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो इसलिए हमें आज़ादी पहले से नहीं मिली। 1857 लड़ाई के जो फेलियर था उसका एक मुख्य कारण यही था, सब अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, अपने मकसद से लड़ रहे थे, एक इंडिपेंडेंट होल इंडिया का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना। तो इसीलिए जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। तो तीनों किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बने और 1862 तक ये रहे। ये आपको पता होगा 1857 में जब लड़ाई हो गई तो 1858 का जो एक्ट बना, ठीक है ना, इसके तहत गवर्नर जनरल के पद को वाइस रॉय कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये लॉर्ड कैनिंग की तस्वीर है, बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है। तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो 1858 के एक्ट के बाद वाइस रॉय बन गए। तो लॉर्ड कैनिंग वो व्यक्ति थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले वाइस रॉय भी थे। इसके तहत इनके कार्यकाल में कुछ और इम्पोर्टेंट काम हुए थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो इन्हीं के समय में हाई कोर्ट एक्ट बना था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके तहत बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे होता था, अब मुंबई हो गया है, बॉम्बे में, कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता ऐसे लिखा जाता था, कलकत्ता में, आज तो कोलकाता कैसे लिखा जाता है, कलकत्ता में और मद्रास में, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना, मतलब न्यायालय की स्थापना की गई। तो इनके समय में ये सारे काम हुए थे। इन्हीं के समय में 1857 की लड़ाई हुई थी और इन्हीं के समय में 1858 का एक्ट बना था जिसके तहत ये वाइसराय बने थे और ये भारत के पहले वाइसराय कहे जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो इसका डाक टिकट की शुरुआत की थी, ये और सारे ऑप्शन है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब की तस्वीर है, ये कुछ नेपोलियन बोनापार्ट की तरह लग रहा है, ठीक है ना। तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में इन्होंने ही हड़प नीति, जिसको बोलते हैं ना हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे राज्यों को मिला था, इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। इनके समय में कुछ और कार्य भी हुए थे, जैसे रेलवे की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी 1853 में, ठीक है। ये जो डाक टिकट की शुरुआत हुई थी इनके समय में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ से कहाँ के बीच शुरू हुई थी। तो 1852 में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी और ये जो अपना मुंबई है ना, मुंबई और कराची जो इस समय पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान के शुरू में कैपिटल कराची हुआ करता था, बाद में इस्लामाबाद हो गया। तो मुंबई और कराची के बीच में यह डाक टिकट शुरू हुआ था जिसका नाम रखा गया था सिंध डाक टिकट, ठीक है, सिंध डाक टिकट। तो ये सारी जानकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका आंसर है विलियम बेंटिक, ठीक है। अभी हमने देखा विलियम बेंटिक से संबंधित, विलियम बेंटिक ने और भी बहुत सारे सती प्रथा का अंत करने और ठगी प्रथा का दोनों काम हुए, ये सारे काम थे जो विलियम बेंटिक के समय में हुए थे, ठीक है ना। सती प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठगी प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक और जानकारी ये है कि 1829 में एक एक्ट बना था, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत, इसी एक्ट में जो एक्ट नंबर 17 था, इसको नियम 17 बोलते हैं, इस एक्ट में जो एक्ट नंबर 17 था उसके तहत सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, ठीक है ना, सती प्रथा को बैन कर दिया गया।
और जो सती प्रथा का बैन हुआ सबसे पहले ये बंगाल में लागू हुआ, ठीक है। और बंगाल में लागू होने के बाद से इसके बाद ये मुंबई और मद्रास यहाँ पे ये कि सती प्रथा बैन होगी, ये लागू था। पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। पूरे भारत में अगर आप आज़ाद भारत में भी देखें तो जो आखिरी केस आया था सती प्रथा संबंधी तो 1987 में राजस्थान के किसी गांव से आया था। तो सोचिए एक कानून बना था 1829 में और इसको ख़त्म होते होते कितने लगभग 200 साल से ज़्यादा लग गए। तो कानून बनते हैं लेकिन उसको ख़त्म होने में समय लगते हैं। जैसे 1961 में भारत में दहेज के खिलाफ कानून बना था लेकिन आज तक दहेज प्रथा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई था। कानून बनने से ख़त्म नहीं होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से होता है वो ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। जो अवध था ना, अवध का क्षेत्र, देखिए ये भारत है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये यूपी के आसपास वाला क्षेत्र, इसको अवध बोलते थे ब्रिटिश इंडिया में। तो ये अवध का क्षेत्र है, ध्यान में रहेगा तो याद रहेगा। तो अवध का स्वायत्त राज्य उसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक में शुजाउद्दौला, शहादत खान, सफदरजंग और शेर खान। तो इसका आंसर है शहादत खान, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है। देखो ये है उसका फोटो, शहादत खान, ठीक है। 1700 अगर आप ये जानना चाहते हैं 1722 ईस्वी में इसने स्वायत्त अवध की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था, ठीक है। ऑप्शन है अहमद शाह, अजीजुद्दीन या अजीमुद्दीन होता है, अजीजुद्दीन पता नहीं क्यों लिखा है, आलमगीर सेकंड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो इसका आंसर है ये, एक सेकंड यार, ये वो नहीं होना चाहिए, हाँ ये इसका आंसर है अजीजुद्दीन आलमगीर। जब ये 1757 ये जो हुआ था पलासी का युद्ध 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और लॉर्ड क्लाइव थे उस समय, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो उन्होंने हराया था। तो उस समय जो मुगल सम्राट, जो मुगल शासक था दिल्ली में, वो थे आलमगीर सेकंड। अगर ये आलमगीर सेकंड की तस्वीर है, तस्वीर इसलिए ताकि जब वीडियो ख़त्म हो तो आपके दिमाग में एक फिगर बने और चीज़ें याद हो, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इतने समय जो वीडियो पे दिए तो कुछ उसका मतलब पॉजिटिव कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए सारे वीडियोस बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप देखें मुग़ल बादशाह का जो क्रम रहा है भारत में, उसको भी ध्यान रखें, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और ध्यान रहेगा तो चीज़ें याद करने में और आसानी होगी। एक दूसरे से जब हम कंपेयर करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। बाबर जिसने मुग़ल सम्राट की स्थापना की थी 1526, ठीक है। उसके बाद हुमायूं बने, फिर अकबर, फिर जहांगीर, ठीक है। 1757, देखिए 1754 से लेकर 1759 तक आलमगीर सेकंड, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 में अंग्रेजों द्वारा कैद करके रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया, जहाँ उनकी 1861 या 62 में शायद मृत्यु हो गई थी। तो ये टोटल ये जो मुग़ल बादशाह रहे हैं भारत में, उनका क्रम है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध बैटल ऑफ पलासी 1757, कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, जबकि वे सरदार कौन थे। कुछ ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, ठीक है। ऑप्शन है मोहनलाल, दूसरा है राय दुर्लभ, तीसरा है राजबल्लभ, मीर मदान और खादिम खां, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले पलासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला हारे थे और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो अंग्रेजों की बहुत पुरानी नीति थी, फूट डालो और राज करो, सबको पता है। तो इसी के तहत इसने सिराजुद्दौला के जो मंत्री थे, जो सेना थे, उसमें फूट डाला और इतने लोग को राजद्रोही बना दिया, जैसे मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ। ये लोग विद्रोही हो गए, लेकिन कुछ लोग उनके साथ भी रहे जो वफादार कहे जाते हैं, मीर मदान और मोहनलाल। तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं, वफादार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए मोहनलाल और मीर मदान, यानी 1 और 4। तो यहाँ ऑप्शन में 1 और 4 ये है, तो ये है आंसर। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कौन विद्रोही थे और कौन वफादार थे। इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था 1757 में, हालांकि बाद में उन्हें भी हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल कोठरी जो था ना, ये काल कोठरी जो घटना थी, बहुत फेमस घटना है मॉडर्न हिस्ट्री में। काल कोठरी की जो ब्लैक होल की घटना थी,
जिसमें 146 में से 23 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए गए, बंद कर दिए जाने के कारण मार दिए गए, तो घटना कहाँ पे घटी थी, ठीक है ना। तो ये घटना घटी थी, ये ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर और कोलकाता। ये घटना घटी थी कोलकाता, तब कोलकाता कहलाता था, ठीक है। ये देखिए यही वो तस्वीर है, हालांकि इसकी तस्वीर ज़्यादा मिलती नहीं है, पर यह बहुत प्रमाणिक तस्वीर में से एक मुझे मिली। ये तस्वीर है जहाँ कि एक छोटे से कमरे में 18 फीट लगभग कमरा था, 146 कैदियों के, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। ऐसा अंग्रेज के एक थे हॉलवेल, उन्होंने रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि महिलाएं भी थी। तो 146 लोगों को बंद किया गया था 20 जून 1757 को, और 23 जून 1757 को जब खोला गया तो इसमें सिर्फ 23 जिंदा बचे थे। तो ये बहुत भयावह घटना थी और हॉलवेल ने इसका उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कभी कभी किसी एग्जाम्स में नंबर पूछ लिए जाते हैं, टोटल कितने लोग थे, ठीक है, और कितने जिंदा बचे, और ये डेट किस दिन हुआ था। तो 20 जून को उनको बंद किया गया था और 23 जून को खोला गया तो मारे गए थे। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये किसने किया था, सिराजुद्दौला ने किया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि ने कहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नवीन चंद्र सेन, बंकिम चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका आंसर नवीन चंद्र सेन। ये पूछे जाते हैं कोटेशंस बहुत सारे एग्जाम्स में। तो शाश्वत दुख की काली रात, हालांकि हम एक वीडियो करेंगे जितने रिलेटेड जो भी कोटेशन कहे गए हैं उन सबको एक साथ कर लेंगे, लेकिन ताकि चीज़ें याद होंगी और उसको इंटरेस्टिंग वे में करेंगे ताकि याद रहेगा। और ये जो है कि ये जो 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था वो शाश्वत दुख और काली रात का आरंभ है, ये नवीन चंद्र सेन एक बांग्ला कवि थे, उन्होंने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। तो ज्योग्राफी में कोई चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको मैप होना ज़रूरी है। तो आप कभी भी पढ़िएगा तो अपने पास अगर कोई मैप की किताब हो, एटलस हो, तो उसको खोल लीजिएगा, या फिर मैप अगर सामने लगा हो तो चीज़ें समझने में एक बार देख लेने पर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे अगर मैप से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आज झीलों से संबंधित ही बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आरआई पूछा है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर लेक या विक्टोरिया लेक, ठीक है। तो इसका आंसर है कैस्पियन सागर, ठीक है। ये देखिए कैस्पियन सागर यहाँ पे है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, ये अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूएसए है, ये रसिया और ये यूरोप। तो यहाँ पे ये मध्य एशिया का देश है। यहाँ पे कैस्पियन सागर है, ठीक है ना, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से इतने देश सीमा बनाते हैं, रसिया, एक ऊपर वाला रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये टोटल 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 देश याद रखिए। कैस्पियन सागर यहाँ पे है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,80,000 के आसपास, ठीक है ना, 4,80,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। ये दुनिया का सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो लेक है ये धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और सिकुड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया ये 4,80,000 से भी कम हो गया है, लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रह गया है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन की वजह से ये घटता जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में भी आजकल बहुत रहता है। तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। एक तो पहले ये कहाँ है, ठीक है, ये मध्य एशिया में है। इससे रिलेटेड ये देखिए रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये 5 ही देश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मैप पे देख लीजिए, यहाँ पे है। अगर आप एटलस लेके साथ में पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। मछली पालन, यहाँ मतलब मछली पालन बोल रहे हैं, मछली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे मछली को पकड़ा जाता है और उसका एक बड़े मात्रा में उसका व्यापार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे जो बड़ी जो मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, एक सेकंड, जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है। मीठा पानी में फ्रेश वाटर लेक, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल और मिशिगन। इसका आंसर है सुपीरियर लेक। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये वर्ल्ड मैप देखिए, ये वर्ल्ड मैप पे ये अपना प्यारा भारत,
ये अमेरिका है। ये हम बार बार जब इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ऊपर कनाडा है, ये बीच में यूनाइटेड स्टेट्स है और नीचे मैक्सिको है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में ये लेक है। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तस्वीर है। यूनाइटेड स्टेट के उत्तरी भाग में ये ऊपर कनाडा शुरू हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे है जिसकी सीमा कनाडा से मिलती है और उत्तरी अमेरिका से मिलती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी हमने देखा कैस्पियन सागर ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वो मीठे पानी की झील नहीं है, वो खारे पानी की झील है, जबकि ये मीठे पानी की झील है। ठीक है ना। और ये विश्व की जो है ना, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कैस्पियन सागर है, दूसरी विक्टोरिया लेक और तीसरी सबसे बड़ी झील ये है। ठीक है ना। अगर इसमें कुछ प्रांत की बात करें तो जो इसके उत्तर में जो उत्तर वाला क्षेत्र है ना, ठीक है, यहाँ पे कनाडा का ओंटारियो प्रांत है, जबकि यूनाइटेड स्टेट का मिनेसोटा, यहाँ पे जो है ना मिनेसोटा प्रांत है, और ये जो प्रांत है ये ओंटारियो प्रांत है। जबकि दक्षिण में एक जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मिशिगन, और एक जो स्टेट उसको बोलते हैं विस्कॉन्सिन। तो ये अमेरिका में है। अब इतने के बाद आपको चीज़ें ध्यान में होगी कि एक्चुअली सुपीरियर लेक कहाँ पे। सुपीरियर लेक क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की। ऑप्शन है टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकॉल और मृत सागर। तो इसका आंसर है लेक बेकॉल। ये जो बेकॉल झील है ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ये देखिए बेकॉल झील ये है, एकदम मोती की तरह, इसको पर्ल्स भी कहा जाता है। ये रशिया में दक्षिणी रशिया में है, और रशिया का ये जो क्षेत्र है इसको साइबेरिया कहा जाता है। तो ये साइबेरिया क्षेत्र में है बेकॉल झील। ठीक है ना। अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें, देखिए यहाँ पे है, ये भारत और ये रशिया, तो यहाँ पे है। तो मैप में अगर आप देखेंगे, आप एक बार मैप में ढूंढेंगे अपने से बेकॉल लेक को, तो एक बार ढूंढने के बाद जब ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल याद करेंगे तो थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है, पर एक बार आप इसको एटलस में ढूंढ लेंगे कहाँ पे है, मैं यहाँ रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये दुनिया की सबसे प्राचीन झील भी है, मतलब सबसे पुरानी, लगभग 3 करोड़ साल पुरानी झील है। मतलब वैज्ञानिकों ने जो इसको पता किया वो 3 करोड़ साल पुरानी झील है। और इसकी औसत गहराई, अगर एवरेज इसकी गहराई देखें तो ये 4700 फीट गहरी है। ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। ठीक है ना। लवण मतलब सैलाइन या सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कौन सी झील है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, जिस पदार्थ पाया जाता है जिस पानी में। ठीक है ना। इसका मतलब होता है सैलिनिटी का ये। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, अरल सागर, वान लेक या फिर मृत सागर यानी डेड सी। इसका आंसर है वान लेक। वान लेक जो है यह सबसे ज़्यादा लवण यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसका जो लोकेशन है वो टर्की में है। ये है टर्की, ये है तुर्की के एकदम से ईस्ट में यहाँ पे है लेक वान। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने से एक बार एटलस में खोजने का प्रयास जरूर करेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। इसकी जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो 338% है। ठीक है ना। अब इससे संबंधित अगर कुछ और चीज़ें देखें, जबकि जो दूसरे नंबर पे है डेड सी, ठीक है ना, इसका है 243%। डेड सी जो इजराइल और लेबनान के पास है। ठीक है। ये 243, तो इसलिए 338% के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा लवणीय वाला झील है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इसकी है। अच्छा, सैलिनिटी जो होता है ना, एक्चुअली इसके बारे में और बात करते हैं, क्योंकि सैलिनिटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैलिनिटी जो होता है ना, देखिए जो लवणीयता होती है, ये निकाला कैसे जाता है। ठीक है। तो इसको निकालने का जो सागरीय जल है, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो सागर के जल में घुले हुए पदार्थ है। ठीक है ना, इससे जो निकलता है, ये फॉर्मूला होता है सैलिनिटी निकालने का। ठीक है ना। अब जो ये समुद्र है, इसमें क्या पूरे पानी को मापते हैं? नहीं, तो कितने पानी में हम सैलिनिटी को मापते हैं, ये परीक्षा में पूछा था। 1000 ग्राम जो पानी होता है ना, इसको लेकर के इस फार्मूले पे इसको मापते हैं, तो वहाँ से हम पता करते हैं कि इसकी सैलिनिटी कितनी है। सैलिनिटी मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं सैलिनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी
परीक्षा में पूछा जाता है। और जो ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये घुले हुए पदार्थ, जो ये ना कि पदार्थ इसमें होते हैं, ये पदार्थ कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये लगभग 77% के आसपास होता है, ठीक है ना। उसके अलावा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 लिखेंगे शायद, ये 10% के आसपास होता है। इसके बाद होता है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट SO4, ये लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5% के आसपास होता है इसमें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जबकि जो, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर कोई ये पूछे कि जो पूरा महासागर है ये, ठीक है ना, इसका एवरेज सैलिनिटी क्या होती है, एवरेज लवणीयता कितनी है, तो एवरेज होता है वो होता है 35%, ठीक है। जबकि इसका कितना है, अगर 1 लेख की बात करें तो 1 लेख का है 338%, ठीक है। इससे पता चलता है कि बाकी चीज़ों से ये कितना ज़्यादा इसमें पदार्थ मिले हुए हैं, इसकी सैलिनिटी कितनी ज़्यादा है। तो ये सारे जो डिस्कशन थे, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, ठीक है। इसके ऑप्शन है अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल लेक और मृत सागर यानी डेड सी। तो इसका आंसर है मृत सागर। डेड सी जो है वो समुद्र तल से सबसे नीचे है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, तो इस पर जहाँ जहाँ समुद्र है, ज़्यादातर तो समुद्र ही है, तो समुद्र की जो, चूँकि ऐसे भी हो ना, तो पानी भर के एक जगह बराबर हो जाता है, तो इसलिए समुद्र तल ये एक जगह होता है, एक बराबर होता है। इसलिए किसी चीज़ की ऊंचाई हम समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे मापते हैं, ठीक है ना, इसी को समुद्र तल बोलते हैं। तो समुद्र तल से सबसे नीचा जो है वो मृत सागर है, जो लगभग, देखिए पहले मृत सागर का लोकेशन देखिए, ये है इजराइल, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है जो जहाँ पे जिसकी इजराइल की लड़ाई चलती रहती है फ़लस्तीन को लेकर के, और इसके बगल में है जॉर्डन, और इन दोनों के सीमा पे जो सी है इसको बोलते हैं डेड सी, ठीक है। इसमें समानतः जॉर्डन नदी, मतलब यहाँ से जॉर्डन नदी और कुछ और नदियाँ इसमें गिरती हैं। वर्ल्ड मैप देखें तो ये भारत है, और भारत से हम आगे बढ़ेंगे तो ये सऊदी अरेबिया, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये रहा इजराइल, और यहाँ पे है। तो अगर बड़े में देखना है तो यहाँ पे देखिए, और वर्ल्ड मैप में यहाँ पे देखिए। मैं वर्ल्ड मैप पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक बार देखते देखते आपको वर्ल्ड मैप का पूरा अभ्यास हो जाए, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं। ये जो झील है ना, ये लगभग 65 किलोमीटर लंबा है और 18 किलोमीटर, 65 किलोमीटर लंबा, ठीक है, और 18 किलोमीटर चौड़ा, इसका विड्थ 18 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो सबसे एक और खासियत बात है कि इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है। इसीलिए इसमें कोई तैराक अगर जाएगा, ठीक है ना, डेड सी में, तो डूबेगा नहीं, उसका डूबना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसकी डेंसिटी, क्योंकि हमारे पानी में डूबने या नहीं डूबने का संबंध उसके डेंसिटी से होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी डेड सी के बारे में। आई होप उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप करने के पोजीशन में रहेंगे। और इसके बाद आप डेड सी से संबंधित कोई भी जानकारी लें तो इसमें इसको आप ऐड कर देगा, आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है? नौकायान झील, नौकायान झील मतलब जहाँ नौकाएं मतलब नाव चलते हो, ठीक है। ऑप्शन है टिटिकामा, माराकाइबो, अधावास्का और लेडोगा, ठीक है। तो इसका आंसर है टिटिकाका। टिटिकाका जो झील है वो पेरू और बोलीविया, ये देखिए यहाँ पे है, और वर्ल्ड मैप में देखें तो ये साउथ अमेरिका है, ये ब्राज़ील है, और यहाँ पे पेरू और बोलीविया है। यहाँ बहुत ऊंचाई पे है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे ये है, ठीक है, पेरू और बोलीविया पे, ठीक है। इससे और इम्पॉर्टेंट कुछ जानकारी इस वीडियो में हो तो पेरू की राजधानी हम लीमा है, और जो बोलीविया है इसकी राजधानी लापाज लिखते हैं इसको इंग्लिश में ऐसे, ठीक है ना। तो जो बोलीविया की राजधानी वो लापाज है। अगर इसकी ऊंचाई देखें समुद्र तल से तो लगभग 3812 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, जो सबसे ऊंचा है, और ये सबसे ऊंचा है जहाँ पे नौकायान चलते हैं, ठीक है ना। तो ये नौगाम में झील है जो सबसे ऊंचा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? मतलब युग्म मतलब कौन से देश है जो अरल सागर, ठीक है ना, वो उसके किनारे हैं, ठीक है। तो अरल सागर ये रहा, ये है अरल सागर, और अरल सागर के किनारे दो ही देखिए, ये अरल सागर है, ठीक है,
ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पे देखिए, तो इसमें ऑप्शन में होगा, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान इसका आंसर होगा। अरल सागर हमेशा बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है। आप वर्ल्ड मैप पे देखिए तो ग्लोब है, ये भारत है, यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया का देश, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको एटलस में देखें तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। और आपका ये जो वीडियो देखते में समय लग रहा है वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। अरल सागर के बारे में कुछ और जानकारी अगर हम लेना चाहें तो जो अरल होता है ना, अरल ये एक शब्द है, ग्रीक शब्द, जिसका मतलब होता है, अरल का अर्थ होता है द्वीपों का झील, ठीक है ना, सॉरी, द्वीपों का झील, वो झील जहाँ बहुत ज़्यादा द्वीप हो, ठीक है। एक समय था जब अरल सागर में लगभग 1500 द्वीप हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ये ख़त्म होते गए। और अरल सागर इसलिए परीक्षा में ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, यूपीएससी में नहीं, बहुत लगभग 3 साल पहले या 2018 में कहे ये क्वेश्चन पूछा था अरल सागर के बारे में। इसका लोकेशन नहीं पूछा था कि कौन कौन सा देश इसके सीमा बनाते, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। लेकिन ये अरल सागर बहुत तेज़ी से सूख रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से ये सूखता जा रहा है। इसके सूखने का अगर मुख्य कारण देखें तो 1960 के आसपास जो यूएसएसआर था, सोवियत रूस, उस जो 2 नदियाँ वहाँ गिरती थी, आमू बोलते थे शायद, आमू रिवर और सिर रिवर, सिर दरिया, इन दोनों नदियों का जो मार्ग था उसको परिवर्तित कर दिया था सिंचाई के लिए, जिसकी वजह से ये सूखना शुरू हुआ। और वैज्ञानिकों के हिसाब से अभी ये मतलब इस झील में एक बहुत बड़ी मात्रा में ये इसमें कमी देखने को मिली और लगभग 90% के आसपास ये जो झील है वो सूख चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, न्यूज़ में रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना या प्रायिकता बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जो लेक है, ठीक है ना, वो कहाँ पे अवस्थित है, एक सेकेंड, ये रहा विक्टोरिया लेक कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बोलीविया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी अफ्रीका। तो इसका आंसर है पूर्वी अफ्रीका, जो ईस्टर्न अफ्रीका का देश है। यहाँ पे ये देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। और वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, ठीक है ना। अगर बड़े में देखें तो लेक विक्टोरिया से 3 देश सीमा बनाते हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। युगांडा के बारे में देखते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, ठीक है। केनिया की राजधानी है नैरोबी, और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, ठीक है। ये इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में कि ये देखिए वर्ल्ड मैप है ना, इसके ऊपर से जो विषुवत रेखा है ना वो गुजरती है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर से गुजरती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये चर्चा में इसलिए है आजकल क्योंकि जो IUCN है, जो नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है, IUCN की संस्था, इसकी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। तो IUCN के हिसाब से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये इसमें जो प्रजातियाँ रहती हैं उनका बहुत तेज़ी से वो विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। और एक स्टडी के अनुसार 76% जो इसकी प्रजातियाँ थी वो विलुप्त हो चुकी हैं, और बड़ी मात्रा में और प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पे हैं। 76% तो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो इससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ अगर हो तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 देश है, युगांडा, केनिया और तंजानिया, जिसकी राजधानी मैंने बताई, और ये इससे सीमा बनती है, इसके ऊपर से विषुवत रेखा यानी इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, ठीक है। एक सेकंड पेन लेने दीजिए। हाँ, कैस्पियन सागर से नहीं लगती। देखिए IAS में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगल बगल कौन से देश हैं। तो कैस्पियन सागर के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि ये कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सारे देश हैं
जिनकी सीमा 5 देश है जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब है। यानी आर्मेनिया का सीमा नहीं लगती है। आर्मेनिया अजरबैजान के जस्ट वेस्ट में, ये अगर ये देखिए यहाँ पे अजरबैजान है ना, तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देश है आर्मेनिया, और उसके बाद एक देश है जॉर्जिया, इसके बाद से ब्लैक सी शुरू हो जाता है। तो जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में, ये अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो आर्मेनिया यहाँ पे, इसका आंसर आर्मेनिया, आर्मेनिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। आमतौर पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और नहीं तो आर्मेनिया की जगह कभी जॉर्जिया कभी इराक दे दिया जाता है। तो अगर ये 5 याद रहेगा कि ये सीमा बनाते हैं तो हम आंसर निकाल लेंगे ना। अभी आर्मेनिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, उस न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि जो एक जगह है नारगोनो काराबाक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो काराबाक, एक बार देख लीजिएगा। काराबाक जो जगह है ये वेस्टर्न अजरबैजान और ईस्टर्न आर्मेनिया, यहाँ पे ये जगह है, ठीक है ना। वेस्टर्न का यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये जगह तो अजरबैजान का है, लेकिन यहाँ पे जो आर्मेनिया की जो एक जाति है उन्होंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया इसको इलीगल रूप से, और 1991 में ही इन्होंने बोला कि हम अजरबैजान से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच इसी को लेकर के झगड़ा चलता रहता है। अगर इसको और आसानी से समझना हो तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कश्मीर का, जो है तो भारत का हिस्सा, ठीक है ना, कश्मीर है तो भारत का हिस्सा लेकिन 1947 में कबाइलियों के द्वारा पाकिस्तान ने कश्मीर के एक क्षेत्र पे इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। तो जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा है, उसी तरीके से ये जो काराबाक इलाका है वो अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में, इसीलिए कहीं भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच को भी ये जो मामला गर्म होता है या लड़ाई होती है, तो भारत और पाकिस्तान और कश्मीर की चर्चा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो जाती है, और भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि इसमें किसका साथ दे, ठीक है, क्योंकि फिर उसी का रिफ्लेक्शन आपको कश्मीर मामले पर देखने को मिलता है। तो ये चूँकि न्यूज़ में था इसलिए मैंने बताया, और आप न्यूज़ को अगर आप फॉलो करते तो ये चीज़ें आपको पता होगी, इससे आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच सीमा बनाती है। तो इसका भी हमने आंसर भी इसके पहले देखा था, लेक विक्टोरिया है जो तंजानिया और क्या क्वेश्चन था, युगांडा, इसके बीच ये सीमा बनाती है, क्योंकि ये युगांडा है और यहाँ से तंजानिया शुरू होता है, बीच में ये लेक है, और एक केनिया, लेक किससे, केनिया से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और इसके बारे में और जो जानकारी थी वो हमने दी कि इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो झील दिया गया है ना, इनमें इनको मिलान करना है। तो अब चूँकि अब हमने सारी चीज़ें देख ली है, तो ये मिलान जाएगा। अरल सागर ये कजाकिस्तान में है, ठीक है, कजाकिस्तान की सीमा पे है। मिशिगन लेक ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ग्रेट बियर कनाडा में है, ठीक है, और आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, पर ये याद करने वाली चीज़ ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन जहाँ भी हो इसको मिला लीजिएगा। ये ऑप्शन है जैसे कनाडा, यूएसए, नहीं अरल जगह ए का 2, यानी ए का 2, बी का 3, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड। तो इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 देशों, ये देखिए यहाँ है फिनलैंड, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये जगह है फिनलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है एक, यहाँ देखिए वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ये पूरा यूरोप है, यहाँ पे ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है, ठीक है ना, ये अपना प्यारा भारत। तो यहाँ फिनलैंड है। फिनलैंड एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी की स्पेलिंग ये होती है ना, हेलसिंकी। और यहाँ पे जो झील है ना जिसे बहुत सारी झील हैं, पर यहाँ पे एक साइमा झील है, ये यहाँ की सबसे बड़ी झील। तो कभी अगर पूछे परीक्षा में कि फिनलैंड, मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, तो ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, तो वहाँ से मैंने निकाला साइमा झील जो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। फिनलैंड एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी थी मोबाइल की, नोकिया, वो इसी देश की कंपनी है, ठीक है ना। इसके अलावा अपनी जो वंदे भारत ट्रेन है, बहुत जिन लोगों ने इसमें सफ़र किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी वीडियो में देख सकते हैं। वंदे भारत में जो ऊपर
जो एक वाइट कलर का लगाया गया है साइड में, एक जो मटेरियल लगाया गया है, उस मटेरियल की खासियत है कि उसमें आग नहीं पकड़ती है। और वहाँ पे लाइट्स लगाएंगे जो सेंसर से, आप केवल हाथ वहाँ पे ले जाएंगे, उंगली ले जाएंगे और वो लाइट जल जाएगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, ये हमारे ट्रेन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम जिस देश ने लगाया है, वहाँ डेवलप किया है, वो फिनलैंड की कंपनी ने किया है। ये अभी न्यूज़ में था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ न्यूज़ की बातें होती रहे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। अभी हम लोग चर्चा कर चुके, ये लेक विक्टोरिया। आपको ध्यान में भी आ रहा होगा कि ये देखिए यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो ये भी ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा कितने कितने देशों से गुजरती है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन एक तरीके से, तो आपको ये रिविजन होता रहेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जो जल की झील वान झील वो किस देश में स्थित है। वान झील, तो वान झील के बारे में हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। ये तुर्की में है। तुर्की देखिए यहाँ पे है, ये रहा तुर्की। भारत यहाँ पे, ठीक है ना। ये टर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। तो टर्की की जो कैपिटल, अगर और जानकारी जानना चाहें तो टर्की की कैपिटल शायद अंकारा है, ठीक है। यहाँ की करेंसी है लीरा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसके अमेरिका के साथ पंगे हो गए थे और जिसकी वजह से अमेरिका ने इसमें बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो वहाँ की जो करेंसी है लीरा, इसमें बहुत मेजर फॉल देखने को मिला, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो हो सकता है क्वेश्चन परीक्षा में कभी पूछ लिया, फिर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है इस्तानबुल, आप सबने सुना होगा, बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है। इसको गेटवे ऑफ यूरोप बोलते हैं क्योंकि ये पूरा देश एशिया में, लेकिन ये शहर जो है वो यूरोप में है। और यहाँ अगर आप किसी बिल्डिंग के छत पर जाएँ तो एक तरफ यूरोप दिखता है, एक तरफ एशिया दिखता है, ठीक है ना। इस्तानबुल में ही एक मस्जिद है हागिया सोफिया, ठीक है। हागिया सोफिया जो मस्जिद है ये 6th सेंचुरी में बना था। जब ये बना था तो चर्च था, फिर ये बाद में 12th सेंचुरी के आसपास इसको म्यूज़ियम बना दिया गया, ठीक है। और फिर अभी कुछ साल पहले इसको फिर से वापस से मस्जिद बना दिया गया है, जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हुए, ठीक है ना। इसको मस्जिद बना दिया गया है। तो ये इसलिए चर्चा में था। तो हागिया सोफिया अगर पूछे किस देश में है तो टर्की में है। हालांकि तुर्की का नाम अब तुर्की कर दिया गया, पता नहीं क्यों किया गया, आई डोंट नो क्योंकि तुर्की नाम भी तो ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम टर्की कर दिया गया। और ये इस्तानबुल शहर में, अगर शहर पूछे तो, और अगर देश पूछे कि हागिया सोफिया मस्जिद कहाँ है तो ये तुर्की में है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, तुर्की एक तरीके से मानिए कि एक मुस्लिम देश है जो एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। हालांकि अब जो वहाँ पर जो वहाँ के नेता है उनका नाम है तैयब अर्दोगन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तैयब अर्दोगन। ये वहाँ का भी प्रेसिडेंट है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपको, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भू आबद्ध है। भू आबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक, ठीक है, जिसके चारों तरफ से लैंड हो, किसी समुद्र या किसी और चीज़ से इसकी सीमा नहीं लगती हो। तो ये है अरल सागर। हमने अभी देखा था अरल सागर कहाँ है, तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मैंने अभी को बताया कुछ देर पहले ही, वो है विक्टोरिया लेक। एक सेकंड, ये है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक कहाँ है तो ये रहा अफ्रीका में। ये विक्टोरिया लेक है, युगांडा, केनिया और तंजानिया से सीमा बनाते हैं। इस पे से जो इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, मतलब कौन सा जो मिलाप किया गया है इसमें कौन सा गलत है। तो ग्रेट बियर कनाडा में है, और जो मिशिगन यूएसए में है हमने देखा था। ओनेगा भी देखा था ऑस्ट्रेलिया में है। ओनेगा नहीं है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ओनेगा ये रुकिए, टीटीकाका तो पेरू में है, इसका मतलब ये गलत है। तो ओनेगा कहाँ पे, ओनेगा जो झील है ना वो पश्चिमी रूस में है, ठीक है, पश्चिमी रूस में है। और ये यहाँ की क्या बोलते हैं, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो अगर देखना हो कि ओनेगा कहाँ पे है तो ओनेगा रसिया में है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, वीडियो ख़त्म होता है तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। ग्रेट बियर है
लेक कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है, और टिटिकाका पेरू यानी बोलीविया में है। अगला क्वेश्चन है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं? इसको मैंने आपको शुरू में बताया था। पर्ल ऑफ साइबेरिया मतलब साइबेरिया की मोती, तो ये कहा जाता है लेक बैकॉल को। ठीक है, लेक बैकॉल कहाँ रशिया में है? ये ऑप्शन होगा लेक बैकॉल, बैकॉल जो ले रहा है ये आंसर है। और लेक बैकॉल यहाँ पे देखिए, लेक बैकॉल की खासियत क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील है। अगला जो क्वेश्चन है कि टानले सेप नाम झील निम्नलिखित में किस देश में है? टानले सेप झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये है ऑप्शन है थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो इसका आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया ये रहा, ये कंबोडिया, जिसके एक तरफ थाईलैंड है, एक तरफ लाओस और एक तरफ वियतनाम है। ये है कंबोडिया। ठीक है ना, आप वर्ल्ड में देखें, भारत के ईस्ट में जाएंगे तो ये एक शहर मिलेगा कंबोडिया। ठीक है ना, यहाँ कंबोडिया के बारे में अगर जानकारी जाए तो कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन। ये नॉम पेन ऐसे लिखते हैं, पी क्यों लिखते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सुनाई में टी क्यों लिखते हैं, पर हाँ जो है सो वही है। कंबोडिया खासियत यहाँ भी आज भी हिंदू और बौद्ध जो मंदिर है ना वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि यहाँ ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, है एक प्रसिद्ध मंदिर का आपने नाम सुना होगा, अंकोर वाट, जो दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में ही, ये हाल फिलहाल किसी परीक्षा में पूछा गया था, मैंने देखा था कहीं। जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे गहरा स्थल, पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थल है वो कौन सा है? और इसका आंसर मैंने उसे में बताया था आपको कुछ देर पहले कि ये डेड सी है, जो लगभग 448 मीटर नीचे है। डेड सी का लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे, इजराइल में है और जॉर्डन में। इसकी खासियत क्या है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह इसमें कोई डूबता नहीं है। तो ये रहा पूरा वीडियो। इस वीडियो को हमने ज़्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया था, लेकिन एक जो ज़रूरी बात है कि वीडियो को कैसा भी बना लिया जाए, इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी सुझाव लगे कि इसमें और बदलाव होने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सबने वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब।